मैं वहाँ चली भी गई तो कैसे साबित करूँगी कि मैं उनकी बेटी हूँ? वो अभी तक माँ से लिपट कर बैठी थी। मैं उनसे बात करके उनको सब कुछ सच-सच बता दूँगी। बेटी तुम सच से नावाकिफ़ हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुश्किल आए। मेरा कहा मान लो और अपने बाप के साथ चली जाओ। फरीदा ने अपनी इकलौती बेटी की आँखें साफ करते हुए मोहब्बत से कहा, मम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपने खुद बताया था कि जब आपके घर से निकाला गया था, तब आप खुद इस बात से अनजान थी कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं बाबा को क्या बोलूँगी कि मैं किसकी बेटी हूँ? मीरा ने दोबारा वही जुमला दोहराया तो फरीदा ने बगैर किसी लिहाज के बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मीरा बेयकीनी से माँ को देखने लगी। ये तड़प इस बात का सबूत है कि तुम इमरान खान की बेटी हो। सारी दुनिया यकीन करे ना करे, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेरा माँ के थप्पड़ मारने के बावजूद उनसे दोबारा लिपट चुकी थी। माँ, जब आप मुझे पापा के पास भेज ही रही हो तो खुद भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? पापा ने जब आपको तलाक दी थी तब आप प्रेग्नेंट थी। तलाक तो नहीं हुई ना? फिर क्यों आप मुझे अकेला भेज रही हैं? वो अभी तक खान हवेली जाने से घबरा रही थी। तुम घबराओ मत, तुम्हारा बाप बेशक एक अच्छा शौहर नहीं बन सका, लेकिन वो तुम्हारा बेहतरीन बाप बनेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फरीदा ने बेटी को समझाया, लेकिन आप मुझे वहाँ भेजना क्यों चाहती है? मीरा ने अपनी माँ से चौथी दफ़ा वही सवाल दोहराया, जो वो पिछले 1 महीने से अपनी माँ से पूछ ही रही थी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं फ़िलहाल तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना कहूँगी कि जल्द से जल्द अपने बाप के घर चली जाओ। वो घर, वो ख़ानदान तुम्हारी पहचान है और हम इंसान अपनी पहचान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फरीदा ने बेटी को समझाया तो वो आँखें मूंद ली। उसके मन में अभी भी बहुत से सवाल थे, मगर माँ को गुस्से में देखकर वो खामोशी इख्तियार कर गई। भाभी, मैं किसी काम से बाज़ार जा रही हूँ, आपको कुछ लेना हो तो बता दो। फरीदा ने अपनी भाभी रुबीना से सवाल किया, जो सख्त गर्मी में कड़ी कोफ्ते बना रही थी। शहर को अपने साथ लेके जाओ, उसकी यूनिफॉर्म छोटी हो चुकी है, मुझे टाइम नहीं मिला और तुम्हारा भाई तो वैसे ही घर से गायब रहता है। रुबीना ने शौहर की शिकायत लगाई तो फरीदा मुस्कुराने लगे। कोई बात नहीं भाभी, मैं शहर को लेकर जाती हूँ। फरीदा ने मुस्कुराकर रुबीना को कहा तो वो दोबारा अपने काम की तरफ मशगूल हो गई। जबकि शहर को बुलाने के लिए वो तीसरी मंजिल पर चली आई, जहाँ खास तौर पर कबूतरों के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया गया था। शहर खाली टाइम में अक्सर वहीं पाया जाता था। शहर बेटा जल्दी आओ। आधी सीढ़ियाँ चलते ही फरीदा हाँफने लगी। शहर क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, तुम्हारी यूनिफॉर्म लेनी है। शाम हो रही थी। फरीदा को ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सांसें फूल चुकी थी और टांगे कांपने लगी थी। जब ज्यादा देर वो वहां रुक नहीं पाई तो रेलिंग का सहारा लेते हुए छत पर पहुंच गई। ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया था। शहर बेटा, फरीदा ने जोर से आवाज लगाई तो उन्हें कहीं भी शहर नजर नहीं आया। उन्होंने आखिरी बार उसे छत पर जाते हुए देखा था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गया। वो परेशानी से चारों तरफ देखने लगी। कबूतरों वाले कमरे में भी जाकर देखा, मगर वो वहां भी नहीं था। फुफ्फू, मैं यहाँ हूँ। एक रोनी सी आवाज़ फरीदा के कानों से टकराई तो वो भागकर छत की दूसरी तरफ आई, जहाँ वो दीवार से लटक रहा था। चेहरा धूप की वजह से लाल हो रहा था। वो बच्चा बचने की भी आखिरी उम्मीद खो चुका था। फरीदा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। वो रोते हुए अपनी फुफ्फू से लिपट गया था। वो महज 8 बरस का था, मगर कबूतर के शौक उसे विरासत में मिला था। तुम पागल हो गए हो? दीवार पर क्या कर रहे थे और दीवार से फिसले कैसे? फरीदा ने भतीजे को डांटते हुए कहा तो वो रोने लगा। वो इस पोजीशन में नहीं था कि कुछ बोल पाता, बस हिचकियाँ ले रहा था। वो जल्दी से हाँफते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। कई बार चक्कर आने लगी, मगर भतीजे के लिए खुद को संभाल लिया। वो भतीजे उन्हें अपने भाई से भी ज़्यादा अजीज था। भाभी जल्दी आओ, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में आई, जहाँ मीरा बैठी टीवी देख रही थी। मम्मा, क्या हुआ? और ये शहर को क्या हुआ है? मीरा घबरा चुकी थी। जल्दी से जाकर भाई के लिए पानी लाओ, फरीदा ने हल्के चिल्लाते हुए मीरा को कहा। और हाँ, मम्मी मामी को भी बुला लाना। फरीदा ने जल्दी से बेटी को दूसरा हुक्म दिया और शहर को होश में लाने लगी, जो अभी तक दहला हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मुसलसल रोने की वजह से उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी।
जबकि हाथ ज़्यादा देर दीवार पकड़े रहने की वजह से लाल हो रहे थे। वो बच्चा ताकत खो चुका था और सीने से उसके कपड़े गीले हो चुके थे। क्या हुआ है शहर को? रुबीना घबराते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ शहर बेसुध होकर सोफे पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। भाभी दीवार से लटक रहा था। शुक्र है मैं पहुंच गई, वरना तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरता। फरीदा ने फूली हुई सांसों के साथ जवाब दिया। वो अपने इकलौते बेटे को सीने से लगाकर रह गई थी। वो उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरा पानी छोड़ो, जल्दी से जूस लेकर आओ। देखो मेरा शहजादा बेटा किस तरह कुमला कर रह गया है। फरीदा ने भतीजे का मुंह हाथों में लेते हुए प्यार से कहा था। मीरा माँ के हुक्म पर फौरन किचन की तरफ भागी। जल्दी से फ्रेश जूस निकाल कर ले आई थी। क्या कर रहे थे तुम वहाँ? 100 दफा मना किया है, कबूतरों के पास मत जाया करो। रुबीना ने चीखते हुए बेटे को डांटा तो उसके रोने में शिद्दत आ गई। वो थोड़ा थोड़ा करके जूस पीने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उसकी तबीयत संभली, जबकि घर के तीनों लोग के हाथ पांव फूल चुके थे। भाभी आप इसके पास बैठो, मैं कल बाजार चली जाऊंगी। और मीरा तुम जाकर किचन संभालो। फरीदा ने फौरन से फैसला किया और घर समेटने लगी। आधे घंटे में मेहमान आने वाले थे। बिलाल अख्तर के कोई पुराने दोस्त थे जो आज उसके पास महफिल सजाने वाले थे। वो काफ़ी अरसा बाद मिल रहे थे, इसीलिए बिलाल अख्तर को ज़्यादा ही खुश थे और बार बार सबको समझा रहे थे कि खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी चीज़ की भी दस्तरखान पर कमी ना हो। यही वजह थी कि रुबीना के हाथ पांव फूल चुके थे। सर्वेंट को भी उन्होंने आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस तरह का खाना वो बनाएगी, बिलाल अख्तर उल्टा उस पर ही गुस्सा होंगे। तो बेहतर यही है कि वो खुद खाना बना ले। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ से सबको अपनी तरफ खींचा। फरीदा ने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। फरीदा वो लोग आ रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल तैयार रखो, किसी भी चीज़ की कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिलाल अख्तर ने बहन को वार्निंग दी थी। उसके गुस्से से तो सब डरते थे। लल्ला परेशान मत हो, हर चीज़ तैयार है, बस आप लोग आओ तो हम लोग सर्व करना शुरू करें। फरीदा ने बात संभालते हुए झूठ बोला और बेटी को किचन में जाने का इशारा किया। रुबीना और फरीदा उनकी उस ढीठपन पर हैरान रह गई। वह इतना अरसा होने के बावजूद कभी शौहर से झूठ नहीं बोल पाई थी। बिलाल अख्तर से मार खा लेती थी मगर कभी सच नहीं छुपाया। 15 मिनट बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो फरीदा और रुबीना शहर को कमरे में छोड़कर फौरन से किचन की तरफ भागी। घर की औरतें एक्टिव हो चुकी थी, हर चीज टेबल पर लग चुकी थी। अब मेहमान खाने तक ले जाना बाकी था। फरीदा हर चीज़ तैयार है ना? बिलाल अख्तर अपनी बहन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। आते ही फरीदा से पूछने लगे। रुबीना ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया। जी लल्ला, हर चीज़ तैयार है, आप चाहे तो एक बार चेक कर ले, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो एडजस्ट कर लेंगे। फरीदा ने भाई को मोहब्बत से जवाब देते हुए कहा। तो वो मुस्कुराने लगे। मैं इस दुनिया में किसी पर इतना भरोसा नहीं करता सिवाय तुम्हारे। तुमने बनाया होगा तो लाजवाब होगा। वो बीवी की तारीफ करने से कतराते थे, हालाँकि जानते थे कि उनकी बीवी ने सब बनाया है। कुछ साल पहले के हादसे ने उन्हें रुबीना से दूर कर दिया था। लल्ला, अब आप सब कुछ उठाकर कैसे ले जाएँगे? सर्वेंट को बुला लिया होता तो सब आसानी से हो जाता। फरीदा ने भाई को एक और मशवरा दिया तो वो सोच में पड़ गए। ठीक है, फिर तुम सब लोग अंदर जाओ और पर्दा करो। मैं सर्वेंट के साथ सब कुछ मेहमान खाने तक ले जाता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। वो सख्ती से कहते हुए बाहर चले गए, जबकि फरीदा, रुबीना और मीरा फ़ौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मम्मी, बाबा कैसे दिखते थे? अचानक मीरा ने सवाल किया तो फरीदा ने अपना सर झुका लिया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझे लगता है मैंने गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ लिया है। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। वो जल्दी से माँ की तरफ बढ़ी, जिसकी आंखें नम होने लगी थी। मैं तो सिर्फ पापा को देखना चाहती थी, बस इसीलिए ये कहा। मीरा ने सफाई देते हुए माँ के आंसू साफ किए तो फरीदा जल्दी से उठी और स्टोर रूम की तरफ चली आई, जहाँ उनकी माँ के जमाने की संदूक पड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी शादी से मुतालिक हर चीज़ वहीं ताले में बंद करके रखा था। वो कोई भी बुरी याद अपने साथ नहीं रख सकती थी। यही वजह थी कि शादी की कुछ तस्वीर जो उनके पास थी उन्होंने वो संदूक में रखवा दी थी। हालांकि मीरा बहुत जिद करती थी कि उसे अपनी माँ को दुल्हन बने हुए देखना है, मगर वो हर बार टाल देती थी। अब वो बड़ी हो गई थी और एक बात को बार बार दोहराती रहती थी। ना तो फरीदा उसे मारकर चुप करवा सकती थी और ना ही तस्वीर दिखा सकती थी। अब जब वो अपने बाप के पास वापस जाने लगी थी तो फरीदा ने उस पुराने संदूक को खोलने का हौसला कर ही लिया था।
मम्मा, ये आपका लहंगा है? मीरा ने हैरान होकर उस बारीक कामदार लहंगे की तरफ देखा जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, ये मेरा लहंगा है। मीरा ने जल्दी से उसका दुपट्टा उठाया और स्टोर रूम में खड़े टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। वो दुपट्टा उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अरे वाह! मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। फरीदा ने आगे बढ़कर बेटी को आईना में देखा। शीशा खराब हो चुका था मगर उसकी बेटी का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अम्मी, और क्या क्या है इसमें? वो उत्सुकता से कहते हुए जल्दी से उस संदूक के अंदर घुसकर देखने लगी जिसमें ज्यादातर सामान उसकी माँ की शादी से जुड़ा हुआ रखा था। अम्मी, आपने जेवरात भी यही रखे हुए हैं? वो हैरान होते हुए जेवर पहनने लगी। ये सब बहुत खूबसूरत है। अपनी माँ की चीज़ों को देखकर वो खुश हो गई। अच्छा, अब बाहर निकलो और चीज़ें निकालनी हैं। हम एल्बम उठाने वाले आए थे और तुम दूसरी चीज़ देखने लग गई हो। बाहर आओ। फरीदा ने बेटी को थोड़े गुस्से से डांटते हुए कहा तो वो फौरन बाहर आ गई। अम्मी, मुझे पहनने दो ना। उसने जल्दी से माँ के हाथ से उनकी शादी का सेट लिया और शीशे के सामने आकर पहनने लगी। मेरी बेटी को तो किसी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी शादी पे तुम यही ज्वेलरी पहनना, असली सोने की है। फरीदा ने उसे ज्वेलरी के बारे में बताया तो वो शर्मा के रह गई। अम्मी, आप भी ना कुछ भी कहती रहती है। ये कहकर वो संदूक में झांकने लगी। अम्मी, वो इस नीली फाइल में क्या है? वो जल्दी से आगे बढ़कर नीली फाइल को उठाने ही वाली थी। फरीदा ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ धकेला। तुम्हारा इस फाइल से कोई लेना देना नहीं है, दूर रहो। हम एल्बम उठाने आए थे, उठाओ और चलो। फरीदा एकदम गुस्से में आ गई। मीरा की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसे अपनी माँ से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। बेटी को उदास देखकर फरीदा को अफसोस हुआ। वो एल्बम उठाकर चली गई तो फरीदा ने एक गहरी सांस छोड़ी और उस संदूक को ताला लगा दिया। दबे कदमों के साथ बगैर आहट पैदा किए अपने कमरे में आ गई जहाँ उनकी बेटी तस्वीर देखने में मसरूफ़ थी। अम्मी, आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए माँ की दिल से तारीफ़ की तो फरीदा अपना सर झटक के रह गई। मुझे ये तो बताइए, इनमें पापा कौन है? फरीदा के आसपास बैठे 3-4 लोगों में से वो अपने बाप को नहीं पहचान पाई। वो तस्वीर थोड़ी पुरानी हो चुकी थी मगर चेहरे अभी भी दिखाई दे रहे थे। शायद किसी ने उस तस्वीर में से कुछ लोगों के चेहरे मिटाना चाहा था, इसीलिए थोड़ी ब्लर हो रही थी। ये है तुम्हारे बाबा। फरीदा ने खुद पर जब्त करते हुए उस इंसान की तरफ इशारा किया जिसको भूलने के लिए उन्होंने 19 बरस कोशिश की मगर हर बार वो नाकाम हुई। बाबा तो बहुत हैंडसम है। मीरा हर चीज़ की तारीफ करने लगी तो फरीहा बेगम को सांस लेने में तंगी महसूस होने लगी। पिछली यादों ने एक बार फिर उन्हें पैरालाइज कर दिया था। वो काम का बहाना बनाकर निचली मंजिल की तरफ बढ़ गई जबकि मीरा खुशी-खुशी वो तस्वीर देखने लगी। फिर क्या सोचा है तुमने? वो नन्हा से सवाल कर गई जो उनके हर दुख की राजदार थे। इमरान खान को फ़ोन करके कहती हूँ अपनी बेटी को आकर ले जाए, वरना तुम जानती हो भाई किसी से इसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी का यूँ सौदा नहीं होने दूँगी। फरीदा ने आंखों में आंसू लिए भाभी को इत्तला की तो रुबीना उसकी ढीठपन पर हैरान रह गई। मगर ये सब करोगी कैसे? रुबीना घबरा गई थी। उसे अपने शौहर से बहुत डर लगता था। सारा काम इमरान करेगा। मुझे तो बस उस तक ये खबर पहुंचानी है कि तुम्हारी तलाक नहीं हुई और मेरा उसकी बेटी है। फरीदा ने यूं ही किसी चीज़ को घूरते हुए रुबीना को बताया तो वो दिल ही दिल में दुआ करके रह गई कि उसके शौहर को इस बात की भनक भी ना पड़े वरना वो जो इसका अंजाम करेगा दुनिया तक याद रखेगी। लेकिन कॉल कहाँ से करोगी? तुम्हारे पास उसका नंबर है? रुबीना ने सोचते हुए सवालिया नज़रों से फरीदा को देखा तो फरीदा एकदम से उठ बैठी। मुझे पूरा यकीन है कि नंबर उसने आज भी नहीं बदला होगा। अगर उसने वहाँ से कॉल नहीं उठाई तो फिर मैं उसकी दोस्त इब्राहिम भाई से बात करती हूँ। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। फरीदा ने इब्राहिम का ज़िक्र करते हुए आँखें मूंद ली जबकि रुबीना नज़रें चुराने लगी। तुम्हारे भाई को तो पता चला तो तुम्हारा हाल वो करेगा। तुम उससे अनजान नहीं हो। फरीदा, क्यों खुद की जान जोखिम में डाल रही हो? रुबीना ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की थी। रुबीना ने मैं जानती हूँ कुछ साल पहले जो हमारे साथ हादसा पेश आया था मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मुझे सिर्फ उसको इत्तला करनी है कि उसकी एक बेटी है जिसकी जान खतरे में है। अगर वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो मैं बाजी के हाथ उसे अमेरिका भिजवा दूंगी। फरीदा ने आखिरी फैसला किया था। मगर तुम बाजी के यहाँ कैसे भिजवाओगी? तुम्हारा भाई तुमसे सवाल जवाब करेगा। रुबीना के दिल से अभी तक शौहर का खौफ जाने का नाम नहीं ले रहा था।
मैं फ़ारिया को कहूँगी कि वो बिलाल भाई को फ़ोन करे और कहे कि उसने अपने बेटे फरहान के साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। देखना भाई, मुझे तो मना नहीं कर सकते, मगर फ़ारिया बाजी को नहीं। उन्होंने हम दोनों को पाला है, बिलाल भाई कभी इनकार नहीं कर सकते। फरीदा ने मजबूत लहजे में कहा तो शहर उठकर बैठ गया। आप दोनों कौन सी बात कर रहे हैं? वो मासूम नज़रों से दोनों के चेहरे को देखने लगा जहाँ गहरे छाप थे। मेरा को मैं बहुत सारी चॉकलेट्स देकर आई हूँ, जल्दी से जाकर अपने हिस्से की ले लो। फरीदा ने मुस्कुराते हुए भतीजे का ध्यान भटकाया। वो मासूम बच्चा एक बार कहने पर वो फौरन से कमरे से निकल गया। अगर भाई को पता चल गया तो क्या फिर वो मीरू को लेने के लिए आ जाएंगे? रुबीना ने पूछा। फरीदा उनसे हर छोटी बड़ी बात डिस्कस करती थी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ। एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल रुबीना ने फ़ौरन फ़रीदा को थमाया। जैसे-जैसे मोबाइल रिंग हो रहा था, फ़रीदा के दिल की धड़कन भी तेज़ होने लगी। इमरान खान की आवाज़ उभरी तो फ़रीदा 5 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाई, मगर कॉल काटने की भी हिम्मत नहीं थी। इमरान खान समझ गए कि कहीं वो फ़रीदा तो नहीं, लेकिन वो पूछ नहीं पाए। इतने अरसे बाद उस औरत ने राब्ता किया भी था, तो कुछ बोलने से कतरा रही थी। तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, ये कहते हुए फ़रीदा फूट-फूट कर रोने लगी। क्या कह रही हो फ़रीदा? कौन-सी बेटी? हमारी तो कोई बच्ची नहीं थी। इमरान खान ने घबराते हुए अपनी बीवी से सवाल किया। सबकी नज़र में उनकी तालाक हो चुकी थी, मगर ऐसा नहीं था। जब मुझे हवेली से निकाला गया तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। उसकी जान खतरे में है, उसे यहाँ से ले जाओ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं उसे महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। फरीदा ने रोते हुए कितने अरसे बाद उस शख्स से दरख्वास्त की थी। वो उस शख्स की जुदाई तो सह गई थी, मगर अपनी बेटी को अपने हाथों से जहन्नुम में नहीं ढकेल सकती थी। मुझे क्या करना होगा? इमरान खान ने फ़ौरन सवाल किया तो फरीदा बेगम उसे समझाने लगी। कॉल लॉग डिलीट करने के बाद वो दोनों मुतमईन होकर सोफे पर बैठ गए। फरीदा के दिल की धड़कन ना होने के बराबर चल रही थी। वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारा भाई आ गया तो खामखा मुझ पर शक करेगा। रुबीना ने ननद को जाने का बोला और खुद बेड पर आकर लेट गई। फरीदा भाभी की हालत समझती थी, इसीलिए फ़ौरन से अपने कमरे में चली आई जहाँ शहर और मीरा बातों में मशरूफ़ थे। काफ़ी देर उनसे बात करने के बाद वो किचन में चली आई जहाँ मेहमान खाने से बर्तन वापस आ चुके थे। सर्वेंट को तो उन्होंने छुट्टी दी थी। अब वो और मीरा मिलकर सारा किचन समेटने लगी। अपना ज़रूरी सामान और डॉक्यूमेंट एक बैग में डालकर रख लो, मीरा कुछ दिनों में तुम्हारा बाप तुम्हें आकर ले जाएगा। फरीदा ने मशरूफ़ से लहजे में कहा तो मीरा के बर्तन धोते हाथ रुक गए। अम्मी, अगर मामू को पता चला तो वो आपको जान से मार देंगे। फरीदा बेगम सर झुकाकर रह गई, जबकि मीरा की आंखें नम हो रही थी। तुम इस बात की फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम ठीक रहो। उन्होंने बेटी के सर पर बोसा देते हुए उसकी हिफाजत यकीनी बनाना चाही। कल पुलिस वकील समेत यहाँ आएगी और वो लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जितना अरसा भी कोर्ट में हेयरिंग होगी तुम वहीं रुकोगी। तुम यही कहोगी कि तुम्हें अपने बाप के साथ रहना है, इसके अलावा मुँह से कुछ भी मत निकालना। और अपनी मामी का नंबर अच्छे से याद कर लो। कोई बात हो तो फ़ौरन उन्हें इत्तला करना। फरीदा बेटी को समझाने लगी। दूर से बिलाल अख्तर को आता हुआ देखा तो दोनों माँ बेटी खामोशी से बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद वो कमरे में आकर सो गई। मीरा ने अपना ज़रूरी सामान बांध लिया था। सारी रात वो रोती रही। फरीदा इस बात से अनजान नहीं थी, मगर खामोशी से पड़ी रही। वो बेटी को जज्बाती नहीं कर सकती थी। एक ना एक दिन तो उसे रुखसत करना ही था, तो क्या क्यों ना उसे महफूज हाथों में सौंप दे, जहाँ उसका बाप कम से कम उसकी हिफाजत तो करेगा। सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद जैसे ही बिलाल अख्तर घर से गए, पुलिस वकील इमरान खान के साथ घर में दाखिल हुई। फरीद जानबूझकर शौहर के सामने नहीं आई। रुबीना पर्दा किए बरामदे में खड़ी थी, जबकि मीरा रोते हुए बैग समेत उन लोगों की तरफ बढ़ी थी। आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। मीरा को अरमान खान अपने साथ ले गए और बाकायदा उन्होंने केस किया है और जिन नोटिस में मीरा को उनके साथ जाना पड़ा है, हम कुछ भी नहीं कर सके। रुबीना ने बहुत देर बाद शौहर को कॉल करके के इत्तला की, वरना उन दोनों के दरमियान बात करने का जरिया सिर्फ फरीदा ही थी। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। बिलाल अख्तर ने गुस्से से जब्त करते हुए ऑफिस छोड़ा और फौरन घर पहुंचे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब उन्हें कोर्ट की हियरिंग का इंतज़ार करना था। वो मीरा से बात करना चाहते थे, मगर हर बार नाकाम हो रहे थे। जैसे ही इमरान खान मीरा के साथ अपनी हवेली में दाखिल हुए, सर्वेंट कानाफूसी करने लगे। माहिर खान, जो अपने ही मस्ती से अंदाज में सीढ़ियों से उतर रहा था, सर्वेंट को यूं अचंभित बना देख हैरान रह गया। हवेली में ऐसी कौन सा अजूबा प्रकट हो गया है जो वो लोग इतने खोकर उसे देख रहे हैं?
क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से से डाँटते हुए तमाम सर्वेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। सभी सर्वेंट सर झुकाए उसके लिए रास्ता बना चुके थे। जब उसकी नज़रें सोफ़े पर बैठे वो टाँग पे टाँग जमाए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उसके साथ बैठी लड़की को देखकर वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा कि वक़्त थम चुका है और हर चीज़ रुक सी गई है। जिसको वो पिछले 15 महीने से पागलों की तरह ढूँढ रहा था, आज वो खुद उसके घर में बैठी हुई थी। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चचा जान कौन है ये? वो मगन सी कैफियत में कहते हुए बाहरी सोफे का सहारा ले रहा था। ये मेरी बेटी है, मारिया इमरान खान। इमरान खान ने मामूली से लहजे में जवाब दिया, जैसे वो बहुत ही आम बात कर रहा हो। जबकि माहिर खान हैरान रह गया कि अचानक इनकी कौन सी बेटी पैदा हो गई, जबकि अपनी पहले बीवी को छोड़ने के बाद उन्होंने कभी दूसरी औरत की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया। माहिर खान, यूं ही मुझे तकती रहोगे तो वक्त ज़ाया करोगे। घर के सभी लोगों को बुलाओ, मैं बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तब तक तुम भी यहीं बैठे रहोगे। उन्होंने हुक्मी अंदाज में माहिर को कहा। यानी इसे हर हाल में यहाँ पर रुकना था। मीरा के लिए तो वो सारी ज़िंदगी यहीं बैठ सकता था। तुम यहीं बैठ गए, मैंने तुम्हें सबको बुलाने के लिए कहा है। फिर माहिर को हैरान होकर देखा, जो पहली बार उसके हुक्म पर ध्यान नहीं दिया था। सॉरी चचा जान, ये कहते हुए वो अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद खान हवेली के सभी लोग ड्राइंग रूम में जमा थे, जबकि सर्वेंट को वहां से भेज दिया गया था। क्या कहना चाहते हो? जुलेखा ने सख्त लहजे में देवर को मुखातिब किया। इमरान बताओ, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? तबरेज़ खान ने छोटे भाई से सवाल किया। वो मुस्कुरा के रह गए। ये मेरी और फरीदा की बेटी है। इसका नाम मारिया है, प्यार से मीरा कहते हैं। मैंने इसकी हिफाजत के लिए इसके अस्तित्व से आप सभी को बेखबर रखा, क्योंकि बहुत से लोग सांप का किरदार निभा रहे थे। इमरान खान ने ये कहते हुए जुलेखा और सिफा को देखा था। वो दोनों शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र से गर्दन उठाकर बैठ गई। हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारी बेटी है? वो तो तुम्हारी मौजूदगी में भी बदकिरदार साबित हुई थी, फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैसे उसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की? सख्त अल्फाज अदा करते हुए इमरान को चुप कराना चाहा। हमारी तलाक नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। मैं गुस्से में था, आपका कहा तो मान गया था, मगर मैं जानता था कि मेरी बीवी गलत नहीं थी और बहुत जल्द मैं सबूत पेश करने वाला हूँ। जिन लोगों ने गलत किया है वो अपने किए गए कर्मों का परिणाम के लिए तैयार रहे। ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए कहा तो सिफा डर के मारे 2 कदम दूर हुई थी। हम कैसे मान ले कि तुम्हारी बेटी है? इस सारी बहस के दौरान अब्दुल खान पहली दफा बोले थे। आप लोग इसे इस घर की बेटी नहीं मान रहे, बहू तो मान सकते हैं। माहिर, जो कितनी देर से खामोश बैठा था, अचानक बोल पड़ा। ये क्या कह रहे हो माहिर? मैं इस गलाजत की पोटली को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जुलीखा बेगम बेटे के मुकाबिल आकर खड़ी हुई थी। अम्मा जान, बाबा जान और चाचा, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ और जहाँ तक मुझे पता है तो हवेली में मर्द फैसला करते हैं, औरतें नहीं। आपको भी बोलने का हक नहीं है। वो सख्ती से कहते हुए ड्राइंग रूम से निकल गया। तबरेज़ खान हल्का मुस्कुराए। वो अपने भाई से अनजान नहीं थे। इमरान खान ने भाई का शुक्रिया अदा करते हुए उसका हाथ थाम लिया। घर की औरतें आपस में झगड़ती रही। ड्राइंग रूम से निकले और डेरे पर जा बैठे। मीरा सहमी हुई उन सब के दरमियान ऐसे बैठी हुई थी जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। बेटी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये समझ लो कि मैं तुम्हारी खाला हूँ। अब्दुल खान की बीवी जोया ने मुस्कुराते हुए मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया, तो इतने सारे लोगों में एक मेहरबान औरत को पाकर वो हल्का मुस्कुराई, हालांकि वो बहुत डर चुकी थी। तुम मेरे कमरे में चलो, आओ। यहाँ ये बहस रात तक चलती रहेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जोया ने उसका हाथ थामा और ज़बरदस्ती उसे बेजान मूरत को घसीटते हुए अपने कमरे में ले आई। फिक्र मत करो, कोई भी बात हो बिला झिझक मुझे बताना। जोया ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो वो रोते हुए अपने सबसे छोटी चाची से लिपट कर रह गई। इस घर में वाहिद वही औरत थी जो उसे प्यार से बात कर रही थी, वरना हर कोई उसे गुस्से से घूर रहा था। मैं कहाँ रहूँगी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। वो रोते हुए दूर हुई। जया उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा कर रह गई। मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे खाला बुला सकती हो। जब फरीदा यहाँ थी तो हमारी आपस में खूब बनती थी, मगर फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। जोया ने अफसोस करते हुए कहा। तो पल भर को मीरा हैरान रह गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मासी, आपसे एक बात पूछूं? उसने झिझकते हुए लफ्ज़ मासी अदा किया था, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को मासी नहीं बुलाया था। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल पूछो, तुम्हें हर तरह की बात करने की आज़ादी है। वो मुस्कुराते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाने लगी। अम्मी के साथ क्या हुआ था और उन्हें घर से क्यों निकाला गया था? बेटा, दरअसल बात यह है कि उस रोज़ तुम्हारी माँ अपने भाई की
खराब तबीयत का सुनकर बगैर किसी को बताए ड्राइवर के साथ घर से चली गई थी। वो ड्राइवर ना जाने किस दुश्मनी के तहत उसे नींद की दवा देकर कोठी पर छोड़ आया था। इमरान खान का दोस्त के साथ वहां जाना हुआ। अपनी बीवी को देखकर उनके कदम जम गए। जब वापस आए तो जुलेखा भाभी के कहने पर उन्होंने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। बाद में ड्राइवर की असलियत सामने आई तो इमरान भाई हाथ मल के रह गए। जोया ने उसके सामने हकीकत रखी तो मीरा रोने लगी। आज भी वो इस बात पर पछताते हैं। जोया ने इमरान की साइड लेते हुए उसका बचाव किया था। अच्छा, ये बातें तो बाद में हम करते रहेंगे, रात होने वाली है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें हानिया के कमरे में लेकर चलती हूँ। खाना खाने के बाद जोया मीरा को हानिया के कमरे में लेकर गई। हानिया को जब ये सब पता चला तो उसे दुख भी हुआ और खुशी भी। उसे एक बहन मिल गई थी। हानिया भी अपनी माँ की तरह ही अच्छी और खुशमिजाज थी। वो मीरा से बहुत सारी बातें करना चाहती थी। वो बात कर ही रही थी कि मीरा को नींद आने लगी और वो कब सो गई उससे पता ही नहीं चला। जब उसने मीरा को सोता हुआ पाया तो खुद भी कंबल ओढ़ कर सो गई। सुबह उठी तो हानिया राइटिंग टेबल पर बैठी नोट्स बना रही थी। तुम कौन सी क्लास में हो? मीरा ने झिझकते हुए सवाल किया तो वो हंसने लगी। मैंने हाल ही में इंटर किया है, अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है। अभी सोच रही हूँ 2 महीने बाद एडमिशन लूँगी, जब माहिर भाई की शादी हो जाएगी, वरना यूनिवर्सिटी के दिनों में बिल्कुल भी इंसान छुट्टी नहीं कर पाता। वो मसरूफ़ सी लहजे में बोली। उफ़ अल्लाह मीरा, तुम कितनी मासूम हो। उस वक्त तो माहिर भाई ने बताया था कि तुम उनकी मंगेतर हो, तो ज़ाहिर है तुम्हारे साथ शादी होगी, किसी और के साथ थोड़ी होगी। हानिया ने तो बहुत आम से लहजे में कहा था, जबकि मीरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कब तय हुआ? मीरा ने नम आंखों से पूछा तो हानिया बगैर उसकी तरफ देखे कहने लगी, अरे जब तुम्हारा पता चला था तब से ही चचा और तयाजान ने ये फैसला हुआ था, और फरीदा चाची को भी सब मालूम है। मुझे अम्मी ने बताया है। वो मुस्कुराते हुए माँ का राज फांस कर गई। उसकी माँ उसे हर बात बताती थी। मेरा बेटा, तुम्हारी मामी का कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहती है। जैसे ही मीरा ने उनसे बात की उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। जोया चुप ना रह सकी। मीरा को परेशान देखकर वो पल भर को रुक गई थी, हालांकि उन्हें किचन में बहुत काम था। क्या हुआ है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जोया ने मीरा को रोते हुए देखा तो फौरन आगे बढ़कर पूछा, मासी, अम्मी को कुछ लोग उठाकर ले गए और पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही है, अब उनका क्या होगा? मीरा रोने लगी। अच्छा ठीक है, मैं इमरान भाई को इत्तला करती हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। जोया ने हाजिर दिमाग से काम लेते हुए जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और फौरन इमरान खान के कमरे की तरफ बढ़ गई। इमरान भाई, गजब हो गया है, फरीदा को कुछ लोग उठाकर ले गए और अभी तक उसका पता नहीं चल रहा। अभी अभी रुबीना का फ़ोन आया था। जोया ने फ़ौरन से पहले इमरान को इत्तला दी। वो जो जाए नमाज बिछाए बैठा था फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। भाभी क्या कह रही हो? मैं अभी बिलाल को फ़ोन करता हूँ। वो घबराए हुए लहजे में कमरे से निकल गया। जोया परेशान होकर वापस मीरा के कमरे में चली आई। तुम्हारे वालिद गए हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रोने की वजह से मीरा की आंखें लाल हो रही थी। हानिया मुसलसल उसका हौसला बढ़ा रही थी। सारा दिन परेशानी में गुजरा। इमरान खान का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से वो तीनों परेशानी के आलम में अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। यहाँ ऐसी कौन सी पंचायत हो रही है जो जोया बेगम को कमरे से निकलने का भी मौका नहीं मिला? जुलेखा बेगम सख्ती से कहते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उनके जले कटे अंदाज पर जोया ने रुख मोड़ लिया, जबकि मीरा बहुत डर गई। कुछ नहीं भाभी, बस वो हम शादी की बातें कर रहे थे। जोया ने झूठ बोला तो जुलेखा मुंह बना कर रह गई। वो काफ़ी देर बैठी रही मगर वो तीनों खामोश रही तो जुलेखा बेगम वहाँ से उठकर चली गई। तुम्हें उनकी बात गौर से सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। जोया ने जुलेखा बेगम को मजाक उड़ाते हुए मीरा को समझाया तो वो हंस पड़ी, जबकि जोया ने आगे बढ़कर उसके सर पर बोसा दिया। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, मुझे इमरान भाई पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारी माँ को जिंदा और सलामत वापस ले आएंगे। वो मीरा को गले लगाते हुए समझाने लगी। जानती थी कि जुलेखा बेगम बार बार क्यों चक्कर लगा रही है, इसीलिए कमरे से ही निकल गई और हानिया को सख्ती से मीरा का ख्याल रखने को बोल गई। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? माहिर खान ने दरवाज़ा बजाया तो हानिया कमरे से चली गई, जबकि मीरा सिमट कर रह गई थी। जब से उसे रिश्ते के बारे में मालूम हुआ था उसे माहिर खान की मौजूदगी से काफ़ी घबराहट होने लगी थी। वो उसे जहाँ देखती रास्ता बदल लेती। तुम जानती हो फरीदा चाची को अरसलान नाम के गुंडे ने अगवा कर लिया है, क्योंकि उसका रिश्ता तुमसे तय है और तुम्हारे मामू ने उससे उस रिश्ते के बदले अच्छी खासी रकम ली थी। माहिर ठहर ठहर के बोल रहा था।
ताकि वो उसकी बात समझ सके। उसने जितनी बार भी मीरा को देखने की कोशिश की थी, वो रुख फेर कर बैठ गई थी। माहिर काम की बात करने लगा क्योंकि वो जानता था वो लड़की अभी उससे के साथ इतना घुली-मिली नहीं है जो बिना झिझक उससे बात कर सके। तुम्हारे मामू भी अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी बेटी अरसलान के पिता सफ़ीक के कब्ज़े में है। वो उनके साथ काम करने पर मजबूर है। उनके पास कोई फ़ाइल थी जिसमें सफ़ीक के खिलाफ सबूत थे। तुम्हारे मामू वो फ़ाइल देने से इनकार कर चुके हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की इज़्ज़त खुद गँवाता नहीं देख सकती। क्या तुम्हें उस फ़ाइल के बारे में इत्तला है? माहिर ने मीरा से सवाल किया तो वह हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी। मेरे मामू की कोई बेटी नहीं थी। उसने हैरान होकर कहा तो माहिर सोच में पड़ गया। नहीं, मैंने खुद तुम्हारे मामू से बात की है, उन्होंने हमें यही बताया है। माहिर खान ने मीरा को बताते हुए मोबाइल खोल लिया था। वो पिछले साल ही एसपी के पोजीशन पे भर्ती हुआ था। कम वक्त में उसने बहुत शोहरत कमा ली थी। ये केस भी उसे सौंप दिया गया था। बिलाल अख्तर तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, मगर पहली बार रुबीना अपनी बेटी की हक में बोली थी। ये देखो, ये है तुम्हारी मामू की बेटी। जब ये पैदा हुई थी तो उसी वक्त ही शफीक अहमद ने उसे अगवा कर लिया था। तब से ये अपने वालिदैन से नहीं मिली और शफीक को ही अपना वालिद समझती है। माहिर ने औशना की तस्वीर दिखाई तो मीरा हैरान रह गई। उस लड़की को तो उसने अपने कॉलेज में देखा था। वो बहुत नकचड़ी और मशहूर थी और कॉलेज वाले भी इससे डरते थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो और ज़ारो कतार रोते हुए टेबल पर सर रख चुकी थी। माहिर जानता था कि वो इस वक्त परेशान है, इसीलिए कमरे से चला गया। रात के कहानियाँ उसे समझाती रही, मगर वो बेड पर औंधे मुंह लेटी खामोशी से रोती रही। न जाने रात का कौन सा पहर था जब उसका दिमाग वो मंजर दोहराने लगा। जब उसने माँ की शादी का एल्बम निकाला था, उसने वही वो नीली फाइल देखी थी। वो एक झटके से उठ बैठी। हानिया उठो, माहिर भाई के कमरे में चलना है। शर्म के मारे वो माहिर के साथ भाई लगा गई थी, जबकि हानिया नींद में उसे घूर कर रह गई थी। खुदा का खौफ करो, तुम्हारा होने वाला शौहर है। अगर भाई ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। भाई के कमरे में क्यों जाना है? सब खैरियत तो है? वो सवालिया अंदाज में मुस्कुराई तो मीरा ने आगे बढ़कर उसके सर पर थप्पड़ रसीद किया। हर वक्त बुरा ही सोचती रहना। उठो, मेरे साथ काम है मुझे। मीरा ने जल्दी से दुपट्टा पहना और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? माहिर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सामने बैठा उस केस की पेचीदगी समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो और आइंदा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, माहिर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा तो हानिया ने बाकायदा ताली मारी थी, जबकि शर्मा के मीरा सर झुका गई। अब ऐसे शर्माती रहोगी या कुछ बताओगी भी? माहिर की नज़रें तो लैपटॉप पर थी, मगर वो देख मीरा को रहा था, जिसकी रोने की वजह से आंखें लाल हो रही थी। जिस फाइल का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने वो हमारे घर के स्टोर रूम में पड़ी हुई संदूक में देखी थी। मीरा ने जल्दी से बताया, कहीं वो गायब ना हो जाए। वो बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और उसकी नज़रों से काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। क्या हम अभी जाकर ले सकते हैं? माहिर जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ था। अभी कैसे जाएंगे? अभी तो मामू घर पर होंगे और वो बिल्कुल हमें घर में घुसने नहीं देंगे, मीरा ने परेशान होकर कहा। तो माहिर ने सर थाम लिया। ठीक है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ दूंगा और जैसे ही वो फाइल मिले फौरन मुझे देना। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और हम उस वक्त जाएंगे जब बिलाल अख्तर घर पर ना हो, क्योंकि सफ़ीक ने उसके घर पर काफ़ी सारे लोग निगरानी के लिए रखे हुए। बल्कि ऐसा करते हैं, तुम अकेली जाना, तुम्हारे साथ हैदर जाएगा। हैदर के नाम पर हानिया मुस्कुराई थी, जबकि मीरा ने उसे हैरान होकर देखा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते, ये कहते हुए वो बगैर जवाब का इंतजार किए कमरे से निकल गई, जबकि माहिर पुरसकून होकर बेड पर लेट गया। इस केस की वजह से वो बहुत परेशान था, मगर अब उसकी परेशानी एक झटके में दूर हो चुकी थी। ये हैदर भाई के नाम पर इतना सरमाया क्यों जा रहा था? कम वक्त में उन दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मीरा ने चलते हुए हानिया से पूछा तो वो शर्माने लगी और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी आगे बढ़ा दी। ओहो, तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि किस बात पे शर्माया जा रहा है? मीरा उसे छेड़ते हुए आगे बढ़ गई, जबकि हानिया मुस्कुरा के रह गई। सारी रात इमरान खान घर नहीं आए, जबकि मीरा अपने बाप का इंतजार करती रही। सुबह 10 बजे वो लोग बिलाल अख्तर के घर के लिए निकल चुके थे। हैदर और हानिया भी साथ थे। परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माहिर ने मीरा को हौसला देते हुए कहा तो वो इस बात में सिर हिला गई। वो उस शख्स की शुक्रगुजार थी जो कि उसकी माँ के लिए इतना फ़िक्रमंद था। मामी मीरा ने आस्था से रुबीना को बुलाया तो वो पलटकर मीरा को देखने लगी, जो इतने अरसे बाद उसके सामने खड़ी थी। रुबीना ने आगे बढ़कर मीरा को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया और फरीदा का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, रुबीना ने रोते हुए कहा तो मीरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मामी, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे संदूक में से वो नीली फाइल चाहिए। मीरा ने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया, इससे पहले कि बिलाल अख्तर वहां आ पहुंचे।
मेरी माहिर से बात हो गई थी, वो फ़ाइल मेरे पास रखी हुई थी, वो सामने बैग देख रही हो, उसमें फ़ाइल पड़ी है और तुम्हारा कुछ ज़रूरी सामान भी है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कोई तुम पर शक नहीं कर पाएगा। जल्दी जाओ और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे नंबर पर कॉल मत करना। वो मोबाइल शफ़ीक अहमद के पास है और घबराना बिल्कुल नहीं, माहिर हम सबके साथ है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। रुबीना ने प्यार से भतीजे का ज़िक्र किया था। मीरा बैग लेकर घर से निकल गई, जबकि रुबीना रोने लगी। उसकी मंगनी इब्राहिम से हुई थी, जो उसका मामू का बेटा था, मगर फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनकी मंगनी टूट गई और उसकी शादी बिलाल अख्तर से कर दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब उनकी बेटी औसना पैदा हुई तो शफ़ीक अहमद ने उसे अगवा कर लिया और बिलाल अख्तर को कहा कि उसकी बीवी ने अपने आशिक को बचाने के लिए अपनी बेटी उसे सौंप दी है। तब से बिलाल अख्तर का रवैया बीवी के साथ बदल गया। मामू को कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो बेकसूर है। शफ़ीक अहमद ने उन्हें धमकाया हुआ है और इस वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। अगर वो इस काम में इन्वॉल्व होते तो कभी भी शफ़ीक अहमद के खिलाफ सबूत इकट्ठा ना करते। मीरा ने जल्दी से माहिर के सामने सफाई पेश की थी। वो इस बात में सर हिला के रह गया। हैदर, तुम इन लोगों को घर ले जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और हाँ, कोई भी कॉल आए जिसमें ये बताया जा रहा हो कि मुझे कुछ हो गया है या फिर चाची को, तो बिल्कुल भी मत सुनना। शफ़ीक अहमद कोई भी चाल चल सकता है, मुझसे पूछे बिना कोई फैसला मत करना, ठीक है ना? वो सवालिया नज़रों से उन दोनों को देखते हुए आगे बढ़ गया, जबकि हैदर इस बात में सर हिला के रह गया था। गार्ड्स की एक गाड़ी जो उनके कुछ फासले पर मौजूद थी, उनके शहर से निकलते ही उनके साथ-साथ चलने लगी। वो लोग हिफाज़त से घर पहुँच गए। मीरा खौफ के मारे कमरे में आ गई थी। जोया उसके पास बैठी हुई थी। "बेटा, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है?" "कुछ नहीं होगा," जोया ने कहा तो मीरा सोच में पड़ गई। क्या वो अपने बाप पर भरोसा कर सकती है, जिसने आज तक पलटकर उसकी खबर नहीं ली? फरीदा चाची को गोली लगी है, मगर अब वो खतरे से बाहर है। हम सुबह उन्हें घर लेकर आएंगे, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माहिर ने फ़ोन किया तो मीरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जोया उसे संभालने में लगी, जबकि घर के सभी लोग जमा हो चुके थे। दादी ने पहली बार पोती को सीने से लगाया था, क्योंकि आज उनके सामने जुलेखा और उसकी छोटी बहन सिफा की असलियत सामने आ चुकी थी। उन लोगों ने ही सिफा की शादी इमरान से करवाने के लिए शफीक को पैसे देकर ये सब करने पर मजबूर किया था। उन्होंने बड़ी बहू के लिए सजा सोच ली थी। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं ये बता दूं कि सबके पीछे जुलेखा और उसकी बहन का हाथ है। जुलेखा, तुम खुद से अपने लिए सजा मुकर्रर करोगी या फिर मैं तबरेज़ को कहूँ? दादी जान ने गुस्सा होते हुए बड़ी बहू की तरफ देखा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। सिफा की शादी हम इब्राहिम से कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बाकायदा उनके कदमों में बैठ गई थी। सिफ़ा रोने लगी। वो अपनी बड़ी बहन की बातों में आकर न सिर्फ़ अपना घर बर्बाद कर चुकी थी, बल्कि किसी और के दर पर पड़ी हुई थी। मुझे इब्राहिम से शादी में कोई एतराज़ नहीं है, ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। वहाँ बैठी औरतों में खामोशी छा गई। इमरान साहब बीवी का हाथ पकड़े ड्राइंग रूम में एंटर हुए तो सब लोग उनकी तरफ देखने लग गए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो शायद मैं अपनी माँ को खो देती। मीरा ने रोते हुए माहिर का शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराकर सर हिला गया। सभी लोग हंसने लगे, जबकि हानिया तो बाकायदा होटिंग की थी। रुबीना और बिलाल अख्तर के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। उनकी बच्ची उन्हें वापस मिल चुकी थी और शफीक और उसके बेटे को माहिर ने जेल में डाल दिया था। उन पे इतनी धाराएं लगाई थी कि वो कभी बाहर नहीं आने वाले थे। बहुत अरसे बाद खान हवेली में खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि मीरा का माहिर से और हैदर का हानिया का निकाह होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। गलत फहमियों के बादल छट चुके थे और अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी।